देखो नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है आपका वो है टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट इन पाइथन। इस उन दोनों वीडियो को मैंने अलग अलग इसलिए कर लिया क्योंकि दोनों लिंक्ड होने पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा अलग टॉपिक है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के टाइप्स को अलग किया गया है। हालांकि दोनों मैंने एक साथ ही बनाए हैं कि फंक्शन और आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात हम कर रहे हैं, इसलिए इसको मैंने अलग कर लिया उस वीडियो से। उस वीडियो के थ्रू नहीं बताया। यहाँ पर आप अलग से समझो कि आर्ग्यूमेंट के टाइप क्या होते हैं। पैरामीटर के कोई टाइप नहीं डिफाइन किया गया है, आगे होगा तो बता देंगे अगर अगर कहीं आता है तो, वैसे है नहीं यहाँ तक, ठीक है। लेकिन पैरामीटर के 3 टाइप के पैरामीटर आपकी बुक में भी दिए हुए हैं और तीनों आपको जानने भी हैं। हालांकि यूज़ हम उनमें से पोजिशनल वाला ही करेंगे, पहला वाला, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है कि वो हैं क्या, क्योंकि वो पूछ लिएगा ना कि व्हाट इज़ मतलब डिफरेंस बिटवीन पोजिशनल एंड डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट एंड कीवर्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है, आता है, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहला 3 होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट के टाइप। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जिसको हम रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट और तीसरा होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जिसको हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। पोजिशनल और रिक्वायर्ड एक ही है, कीवर्ड और नेम्ड एक ही है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का सिर्फ एक ही नाम है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ जो पहला प्रोग्राम बना हुआ है जो आप देख रहे हो, यहाँ पे प्रोग्राम है, ये है हमारा इसका पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। दोनों एक ही चीज़ है, पोजिशनल कहो या रिक्वायर्ड कहो। जैसे नाम, इनके यहाँ पर नाम जो होंगे वो आप जो नेम्स होंगे वो आपको याद रखना होंगे, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट एक ही बात है, कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट एक ही चीज़ है। क्योंकि वो मान लो वहाँ एग्जाम में दूसरे पोजिशनल की जगह रिक्वायर्ड लिख के आ गए तो आप सोचोगे ये कौन सा आर्ग्यूमेंट निकल आया, तो वो एक ही चीज़ है। इसलिए जहाँ पर डबल नाम होते हैं ना, तो वहाँ बहुत ध्यान देना होता है। यहाँ नाम अलग दो दिख रहे हैं, लेकिन नाम दो नहीं है, नाम एक ही है। वो दो नाम, चीज़ एक ही है, नाम दो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें ये बहुत सिंपल सा होता है। नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ए और बी दो पैरामीटर हैं और एक्स और वाई दो आर्ग्यूमेंट हैं, इनकी डायरेक्टली मैपिंग हो जाएगी। ये वैल्यूज़ दोनों आएगी, दोनों वैल्यूज एक्स और वाई में आएगी और डायरेक्टली ये सीधे सीधे चली जाएगी फंक्शन के अंदर। इसमें कोई भी कहीं जैसे हमने दो नंबर लिए हैं उसी तरह से दो पैरामीटर क्रिएट हुआ, उसी सीक्वेंसिंग में सब कुछ हो रहा है। मतलब पूरी सीक्वेंसिंग उनकी अलग है। सिंपल नॉर्मल वे में कहें तो बिल्कुल भी वो कोई तो किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इफ अ इसका जो डेफिनेशन है, इफ अ फंक्शन हैज आर्ग्यूमेंट वी नीड टू पास दिस वैल्यूज टू अ फंक्शन, दिस वैल्यूज आर पास्ड इन अ सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस हैज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली एज वी। तो जो ये सीक्वेंस, मतलब जो सीक्वेंस क्या करता है, इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, दोनों पास की गई हैं, उसी सीक्वेंस में आगे उसी तरह के पैरामीटर क्रिएट किए गए हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाता है कि जितने हमारे आर्ग्यूमेंट हैं उतने ही हम लोग पैरामीटर क्रिएट करते हैं। तो ये वाला जो प्रोग्राम है, जो आप पहले भी आपने कई बार देखा है, सिंपल प्रोग्राम है एडिशन का। सॉरी, एक चीज़ जल्दी जल्दी में लिख दी है, यहाँ पर सम नहीं लिखा। राइटिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी यहाँ पे, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मिट गया वो, कि यहाँ पर फंक्शन का नेम नहीं दिया था। तो ये अब सही है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट का प्रोग्राम है। यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, उन दोनों को एज अ आर्ग्यूमेंट जेड में, ये जहाँ पर फंक्शन की कॉल हो रही है जेड में, उसमें कॉल में पास किया गया है और उनके लिए भी दो पैरामीटर क्रिएट किए गए हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। मतलब यहाँ फर्स्ट लाइन में जो है डेफिनेशन, जहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन किया वहाँ पर दो पैरामीटर। तो दोनों की मतलब यहाँ सीक्वेंस के हिसाब से बनाया गया, जितने यहाँ आर्ग्यूमेंट है उतने वहाँ पैरामीटर है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और कुछ नहीं, जितने आर्ग्यूमेंट उतने पैरामीटर, तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। लेकिन आगे के दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं ये थोड़े अलग हैं। नेक्स्ट जो आपका ये है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इसका देखो प्रोग्राम बनाया है छोटा सा, ठीक है। इसमें हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ का यूज़ किया है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ ऐड नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पर उसमें ए एज अ पैरामीटर पास हुआ है और b इज इक्वल टू 5 यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज़ के साथ पास कर दिया गया है, और c इज इक्वल टू a प्लस बी और प्रिंट c। और यहाँ जो ऐड टन लिखा हुआ है ये है फंक्शन कॉल, इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये फंक्शन की कॉल है। फंक्शन कॉल जो होती है यहाँ पर एक ही पैरामीटर से, एक ही आर्ग्यूमेंट से फंक्शन कॉल, एक ही पैरामीटर से इसमें, यहाँ पर एक ही आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है 10, ठीक है। तो अब देखो ये 10 जो है ये जाएगा ए में, जब ये एक ही पैरामीटर पास हुआ है तो यहाँ पर ये ए जाएगा इसमें, यहाँ, ठीक है। अब बी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट अपने आप से 5 है, क्योंकि वो वैल्यू हमने डिफाइन की है।
यहाँ लिख दिया हमने here a is equal to 10 and by default b is equal to 5, मतलब b की जो वैल्यू है ये हमने डायरेक्टली डिफाइन कर दी है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये है पैरामीटर में ही जा रहा है, लेकिन यहाँ आर्ग्यूमेंट में उसको पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो डायरेक्टली हमने पैरामीटर में ही उसको b इज इक्वल टू 5 कर दिया है। तो b बाय डिफ़ॉल्ट ये b जो है वो 5 ही रहेगा। यहाँ पर जो पहली वैल्यू हमने 10 डाली है ये डायरेक्टली a में चली जाएगी, क्योंकि a को हमने डिफाइन नहीं किया है। तो इसी तरह का जब इस तरह का कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इसी में थोड़ा सा और चेंज करके बताते हैं तो और चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि ए को हम एक पैरामीटर है, बी इज इक्वल टू 5 एक पैरामीटर, और डी एक हमने और पैरामीटर ले लिया है। हम मान लेते हैं कि 3 नंबर का एडिशन कराना है, ठीक है। यहाँ हमने अब बी की वैल्यू तो पहले से डिफाइन है, यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट में 10 और 20 पास की है। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए, 10 की वैल्यू ए में जानी चाहिए और 20 की वैल्यू डी में जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हमने कोई ये चीज़ जो स्टेटमेंट है ये वाली लाइन ये पूरी तरीके से गलत है। अगर हमने एक आर्ग्यूमेंट को एक पैरामीटर को अगर हमने डिफाइन कर दिया है डिफ़ॉल्ट, तो उसके बाद हम वेरिएबल नहीं डिफाइन कर पाएंगे, उसके बाद डिफ़ॉल्ट ही चल सकता है। ऐसा हम उसको डायरेक्टली डी डिफाइन नहीं कर सकते, हम डी के अंदर हमको वैल्यू डाल के ही डिफाइन करना होगा। ये अपने आप से डिफाइन नहीं है, मतलब गलत हो जाएगा, ये प्रोग्राम रॉन्ग शो करने लगेगा, नहीं आता है। अगर हमने एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया, अगर ए तो जैसे डिफाइन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी इज इक्वल टू 5 कर दिया तो उसके बाद हम वेरिएबल के फॉर्म में नहीं डिफाइन कर सकते, उसके बाद हम वैल्यू देकर ही इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दें तो ये सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ कर दें b इज इक्वल टू 6, ठीक है, अगर तब कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, तब ये बिल्कुल सही है, तब हमको यहाँ पर चेंज करना होगा। मान लो यस, अब ये एक वैल्यू से 10 की वैल्यू जो है वो ए में चली जाएगी और बी और सी की वैल्यू तो वहाँ पर बी और डी की वैल्यू वहाँ पर डिफाइंड है। मतलब अगर हमने एक बीच में रखा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को बीच में रखा, उसके एक साइड पर हमने नॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रखा दूसरे साइड, तो ये गलत होता है। पोजिशनल अगर हमने एक पोजिशनल डिफाइन किया है और दूसरा वाला भी हमारा जो है वो भी पोजिशनल है तब तो सही है, लेकिन अगर जब भी पहली बार कहीं पर भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का यूज़ हो गया तो उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ही यूज़ कर सकते हैं। हमने इससे पहले जो लिखा था a, b इज इक्वल टू 5 और d लिखा था वो नहीं हो सकता। d को अगर हमको डिफाइन करना है, अगर b के बाद कोई दूसरा वेरिएबल दूसरा पैरामीटर डिफाइन करना है तो वो डिफ़ॉल्ट ही होगा, डिफ़ॉल्ट ही उसको रख सकते हैं। ये मतलब इसका थोड़ा सा एक क्रिटिकल पॉइंट है जो याद रखना होगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो कहीं कहीं मान लो पूछ दिया वाइवा में, मान लो पूछ दिया, हालांकि पूछेंगे नहीं, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ये, लेकिन फिर भी अब ये बता रहे हैं तो उसको बता दिया, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है। लास्ट में आता है आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ये भी बहुत इजी सा है, ज़्यादा इसमें कोई झंझट नहीं है। देखो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ठीक है। इसमें एक लाइन हमने ये भी लिख दी है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपको समझ जाए। यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला ये फंक्शन है इंटरेस्ट PRT। आर्ग्यूमेंट में यहाँ पैरामीटर में यहाँ PRT को पास किया गया है, ठीक है। और i इज इक्वल टू PRT, मतलब वही फार्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का वो अप्लाई करके i में सेव कर दिया गया है और i को ही प्रिंट करा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ नीचे आओ, नीचे ये जो यहाँ पे फोर्थ लाइन जो लिखी हुई है, ठीक है, ये है इंटरेस्ट, ये फंक्शन कॉल हो रही है यहाँ पे इंटरेस्ट 1000, 10, 2, ये नॉर्मल तरीका है, ठीक है। इसीलिए इसमें इसके आगे लिखा हुआ है हैश लगा के पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये नॉर्मल तरीका है, मतलब 1000 जो है वो P में जाएगा, 10 जो है वो R में जाएगा और जो 2 है वो T में चला जाएगा। ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में बस सीक्वेंस के हिसाब से हो जाता है। पहली वैल्यू है वो पहले पैरामीटर पर जाएगी, तो दूसरी वैल्यू है दूसरे पैरामीटर पर जाएगी, तीसरी वैल्यू है वो तीसरे पैरामीटर। हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को भी एज अ आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये दो चीज़ें आपको बतानी थी। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ XYZ ही आर्ग्यूमेंट में यूज़ करें, हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट में डायरेक्टली वैल्यूज़ को भी हम आर्ग्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ 1000 आर्ग्यूमेंट है, 10 भी है वो भी आर्ग्यूमेंट है, 2 जो है वो भी आर्ग्यूमेंट है और तीनों की मैपिंग हो रही है PRT से। 1000 जाएगा P में, 10 जाएगा R में और 2 जाएगा T में। तो ये है आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जिसमें नॉर्मल तरीका है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, जो नीचे हमने फिर से एक बार फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पर हमने इसको कीवर्ड के हिसाब से डिफाइन किया। कीवर्ड के हिसाब से मतलब यहाँ t इज इक्वल टू 2 है, p इज इक्वल टू 5000 है, r इज इक्वल टू 10 है। मतलब इनको अगर हम उनको उन्हीं के नाम से डिफाइन करते हैं वैल्यूज़ के साथ, तो यहाँ सीक्वेंसिंग की जरूरत नहीं होती है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में ये डायरेक्टली t की वैल्यू p में चली जाएगी, t की वैल्यू p में चली जाएगी और r की वैल्यू r में चली जाएगी। यहाँ पर सीक्वेंसिंग नहीं है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट टाइम है। यहाँ पर टाइम पहले दिया हुआ, बाद में प्रिंसिपल दिया हुआ,
सेम वैल्यूज को इस तरह से जब हम डिफाइन कर दें, इस तरह से हम मतलब वैल्यूज के साथ उसको पैरामीटर में एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दें वेरिएबल के नेम के साथ, t इज इक्वल टू 2 दे दिए तो ये t उस वाले t से मैपिंग कर लेगा, तब ये पॉसिबल हो जाता है। तो ये एक मतलब तरीका है आपको आर्ग्यूमेंट को डिस्प्ले कराने का। तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट जो है ये है आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये कीवर्ड के हिसाब से काम करते हैं। यहाँ जो t इज इक्वल टू 2 है उस t के साथ मैच करेगा, भले वो उसके सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ पर t पहले है वहाँ पर t बाद में है, लेकिन ये मैपिंग हो जाएगी। यहाँ p बीच में है वहाँ p पहले है, लेकिन p से दोनों को हमने p से डिफाइन कर दिया है तो ये वाली मैपिंग भी हो जाएगी। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में बस यही होता है कि यहाँ पर वो उसी नाम से ही वैल्यूज़ के साथ डिफाइन कर देते हैं तो वो मैपिंग कर लेता है, सीक्वेंसिंग की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये एक और तरीका है आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करने का। नॉर्मली हम लोग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है, कहीं कहीं डिफ़ॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड का तो यूज़ कोई खास करता भी नहीं है, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है उसी वो आर्ग्यूमेंट उसी वेरिएबल नेम से हम उसके साथ और वैल्यू के साथ कर दिया और सेम उसी वेरिएबल नेम से वहाँ पैरामीटर में भी वो पास है, तो दोनों एक दूसरे से मैपिंग कर लेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये आपके ये तीनों टाइप के आपके आर्ग्यूमेंट थे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। नेम्ड आर्ग्यूमेंट इसलिए से वो कहा जाता है कि यहाँ पर दोनों जगह नेम सेम है, t इज इक्वल टू 2 यहाँ भी है एज अ आर्ग्यूमेंट और t एज अ पैरामीटर भी है। सेम नेम से मैंने आपको बताया था कि सेम नेम से भी हो सकते हैं, पैरामीटर और वेरिएबल और सॉरी आर्ग्यूमेंट का नेम सेम हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पैरामीटर भी जो है वो भी t है और जो आर्ग्यूमेंट है वो भी t इज इक्वल टू 2 है, तो दोनों का नेमिंग सेम हो सकती है, इसीलिए इसको नेम्ड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को नाम दिया जाता है, इसी वजह से इसको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट या नेम्ड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम्स वही है, मैंने अलग प्रोग्राम इसलिए नहीं बताया कि और डिफिकल्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझना पहले ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग तो बात की बात है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट पहले जब क्लियर होगा तभी आप प्रोग्रामिंग पे जोर दोगे, तो इसलिए उन्हीं दो प्रोग्राम से बार बार चीज़ों को समझाया जा रहा है जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए।